अध्याय में एक रसीदा नाम की लड़की है जो अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह एक सुर्खी पर गई 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। आइए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, याददाश्त हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अब हम आगे यह जानने से पहले यह पढ़ते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर भी वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे। और यह भी जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों ने कुछ कुशल संग्राहक थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और जानवरों का आखेट करते थे। भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे, जिनसे वे अपना पेट भरते थे जानवरों का शिकार करके। अब हम उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व क्षत्रिय पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इस कारण वे गाँवों में ही रहने लगे, क्योंकि उन्हें व्यवसाय मिल गया, खाने पीने का साधन मिल गया। और अब उत्तर पूर्व में जो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और ये रही उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियाँ आई। इसी प्रकार ये गारो पहाड़ियाँ हैं जो पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, और विंध्य पहाड़ियाँ, ये विंध्य पहाड़ियाँ है जो उत्तर दक्षिण में है। अब हम आगे पढ़ते हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, चावल की खेती हुई। अब सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियाँ तो हमने देखी, और अब इसके बारे में क्या लिखा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे ये सभी छोटी छोटी नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अब 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे। आरंभिक नगर देखेंगे आगे कौन से है। गंगा नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 250 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ, 2500। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह गंगा के दक्षिण में तथा इनकी नदियों के आसपास प्राचीन काल में नगर, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों ने संदेव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यात्रा क्यों जोखिम भरी होती थी? क्योंकि ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ और रेगिस्तान, नदियाँ होती थी जिनसे खतरा होता था। फिर भी
ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी कभी, क्योंकि जो यात्रा करना चाहते, जो सोचते हैं करने की, वह कर लेते हैं। अब मैंने कुछ अलग से लिखा है, वह मैं पढ़ती हूँ। इसे समझते हैं, इसमें कुछ बड़ा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। पहले यात्रा जोखिम भरी होने के बाद भी लोग यात्रा क्यों करते थे? क्यों वह एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे? इसके कई कारण हैं। काम की तलाश में जाते थे, प्राकृतिक आपदा यहाँ पे दिया भी हुआ और मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ। आप भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि ये रहा, लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यह सेकंड पॉइंट है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और ये थर्ड पॉइंट है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त फोर्थ पॉइंट, व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु, यह पांचवा है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते समय एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, ये सेवंथ है, कुछ लोग उत्सुकतावश नए स्थान को देखने के लिए यात्रा करते थे और इन सभी यात्राओं के दौरान एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं इतने बड़े पाठ को हमने 7 पॉइंट में लिख दिया। इसे नोट्स बनाना कह सकते हैं, बिल्कुल बारीक, ताकि हम जरूरत पड़े तो तुरंत पढ़ सकते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ये तो क्वेश्चन है और इसका उत्तर हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन मैं सोच रही थी ये क्या, हमने पढ़ लिया, ये कहा है कि अब आप सोच सकते हैं कि यात्राएं क्यों करते हैं। जो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट बताए थे, इसका आंसर था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले ये साइड में जो इम्पोर्टेंट कॉलम होता है ये पढ़ते हैं। ये जो साइड में दिया होता है कॉलम में, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो मैंने ये भी शॉर्ट करके लिखा हुआ है। जैसे इसमें एकदम से पढ़ते समझ नहीं आता, तो मैंने ऐसे लिखा है, जैसे दक्षिण एशिया में कौन कौन से पड़ोसी देशों को दर्शाता है? कौन कौन से पड़ोसी देश है ये? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि, ये सभी पड़ोसी देश हैं। और ये दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी विशालता तथा जो बाकी एशियाई देश हैं उनमें से समुद्र और पहाड़ियाँ, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार पढ़ने से समझ आ जाता है। एक बार में हम नहीं समझ सकते कि ये क्या कहना चाहते हैं, वेरी टफ, इसलिए हमें बार बार एक ही लेसन को पढ़ना पड़ता है, तो उसका निचोड़ हम निकाल पाते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह हम उसे अन्य तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा होती है वह पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र से बनी होती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। कितनी गहराई से लिखे, ये पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, ऊंचाई पर जाकर गहरे समुद्र की गहराई का पता लगा सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया। यह आवागमन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को किस प्रकार समृद्ध करते हैं, यह हमने देख लिया कि जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहीं से भी दूसरे देश से लोग, जैसे उपमहाद्वीप के बाहर से लोग यहाँ आए और बस गए, इस प्रकार सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि मिलती है। एक दूसरे के आचार व्यवहार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है,
और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। इस तीनों माध्यम से, पत्थर को तराशने से, संगीत रचने से और यहाँ तक कि भोजन बनाने से विचारों का तालमेल बढ़ता है और इस तरह सांस्कृतिक परंपराओं का विकास होता है। ऐसा हक है। और यह देश का नाम किस प्रकार इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु संस्कृत में कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यह एटलस आएगा तब देखेंगे। लेकिन ईरान और यूनान नाम का देश है जो 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम तो पता ही होगा, और उत्तर पश्चिम से जितने भी ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, ईरानियों और यूनानियों जितने भी उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे, ऐसे लिख सकते हैं, आसानी होगी। पूरा बढ़ा दिया है तो यह याद नहीं होता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले नहीं, उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों आए थे, जिन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस 2 शब्दों से परिभाषित किया है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहते हैं, जो सिंधु को इंदोस और इंदोस कहा, और सिंधु नदी के ही पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत का नाम भारत भी कहा जाता है। भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये भारत है, लेकिन ऋग्वेद में इसका मिलता है उल्लेख, तो इसका प्रयोग भारत के लिए, इसका प्रयोग देश में होने लगा भारत के नाम से। और ये एक और पांडुलिपि आ गई, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं। इसको भी बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लें, तुरंत याद हो जाए। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ, ये छोड़ो, लेकिन पांडुलिपि है क्या, देखो। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। ये जो नीचे दी है गई है 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। ये याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। ये याद कर सकते हैं कि ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यह देखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये लाइन याद करने वाली थी कि ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है, तो उसे पांडुलिपि हाथ से लिखी जाने वाली कही जाती है। पांडुलिपि लिखे जाते हैं जिसके द्वारा से कहते हैं। इसके विस्तार से लिखा है आगे, ये ऐसे नॉर्मल पढ़ा ताकि फिर से पढ़े तो याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो क्या हो गया, वापस सारा नीचे चला गया। और फिर से लेसन यहाँ पे थे, यहाँ पे तो नहीं थे, कहाँ पे थे, ये रहा, ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये इतने वर्षों में इसमें से कोई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, या बहुत पुरानी है, कीड़ों ने खा लिया, कुछ तो नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ये भी लिख सकते हैं पॉइंटों के हिसाब से कि पांडुलिपियाँ कहाँ पर उपलब्ध होती हैं। हमें पुरानी पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, ऐसे लिखते हैं। पॉइंट 1 मंदिरों और विहारों में मिलती है, और सेकंड पॉइंट धार्मिक मान्य, और सेकंड पॉइंट नहीं है, यह किस लिए उपयोग में की जाती थी। पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में मिलती है, और यह इनमें क्या लिखा हुआ था, किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है, उनके पॉइंट लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार, और सेकंड पॉइंट राजाओं के जीवन के बारे में लिखा जाता था। थर्ड है उस औषधियों का विज्ञान,
औषधि तथा विज्ञान के बारे में लिखा जाता था। ये 3 पॉइंट हो गए। आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त अलग से महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी मिलते हैं जो पांडुलिपि में वर्णित होते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग ही करते हैं। अब जैसे हमने पांडुलिपि पढ़ ली, अब अभिलेख का वर्णन है। पांडुलिपि तो पता चलेगा कि बुर्ज की चाल को अलग अलग काट कर इकट्ठा करके पांडुलिपि तैयार की जाती है और उसमें मंदिरों, विहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त नाटक, महाकाव्य भी होते हैं। अब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं। यह सख्त पत्थर धातु से बनी तथा कठोर सतह पर उत्कीर्ण मतलब लिखे जाते थे। कभी कभी अपने शब्दों में लिखना है तो ही अलग से नंबर मिलते हैं हमें कि हम आसान भाषा में अपने शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं, अपने दिमाग का किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो यह एक सोचने का तरीका है कि हम किस प्रकार पूरी लेसन को पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यह एक अच्छा उदाहरण है कि हम पॉइंटों में लिखें, जो भी जितना भी मिले कम से कम लिखें तो नोट तैयार हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के नोट तैयार करने की जरूरत नहीं, इसे बार बार पढ़ो क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो बार बार पढ़ने से हमारा माइंड उसके लिए तैयार होता है। हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन खोज पाते हैं और उसका आंसर देख पाते हैं। इसके अंदर ही क्वेश्चन है, इसके अंदर ही आंसर है। तो खूब पढ़ना, इसको बार बार रिवाइज करना। एक तरीका था कि हम इस तरह पढ़ सकते हैं और अपना और दिमाग यूज़ करके इसको और बेहतर तरीके से किस प्रकार इसमें से सूचनाएं निकाली जाए, वह ज़रूरी है। कभी कभी शासक, अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। अब देखो आदर्श किस तरह शासक के कहने पर अभिलेख लिखे जाते थे। तो ताकि लोग उल्लेख क्यों लिखे जाते हैं? ताकि लोग देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। इन 3 कारणों से लोग भी देख सके, लोगों को जानकारी मिले, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। उदाहरण के लिए उल्लेख में तो बस यही लिखा जाता है कि शासक अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखा करते थे और स्त्री पुरुष, राजा रानी और स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण, राजा रानी के साथ स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण करवाते थे और शासक अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखते थे। और अब ये देखो जो हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन भी, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती होगी? ये हम खुद से सोच के लिख सकते हैं कि कठोर सतह होने के कारण यह नष्ट नहीं होते थे। जैसे पांडुलिपियाँ सख्त नहीं थी तो उन्हें नष्ट, कहीं तो काट ली गई, कहीं नष्ट हो गई, पड़ी गल गई, सड़ गई, इस तरह खराब हो गई। लेकिन यह मजबूत होने के कारण खराब नहीं हुए, सख्त लिखे जाते और इसे हमें बार बार पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा हुआ मिटता नहीं है। और बस, और जो आपको याद आए ऐड कर लेना। धीरे धीरे और पढ़ेंगे फिर और रिवीजन हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद किसे कहा जाता था? जो अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करता था और उसे प्रयोग में लाता था, उसे पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करता था? पत्थर तथा ईंट से, इसे पॉइंटों में लिख सकते हैं। किन किन चीज़ों का अध्ययन करते थे? नंबर 1, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, पुरानी इमारतें होगी, उन्हें बचा खुचा कितना भी उसके अवशेष से पता लगाता था कितनी पुरानी है, किस प्रकार की है। जैसे अब चर्चा होती है कि पुरानी बिल्डिंग है, उनके बारे में सब नॉलेज होती है, वो इन पुरातत्वविदों ने पता किया है उनके अवशेष से, पुरानी चीज़ों से। और सेकंड पॉइंट है चित्रों और थर्ड पॉइंट मूर्तियाँ, इनका भी अध्ययन करते हैं। पुराने चित्र, पुरानी मूर्तियाँ का अध्ययन करते हैं। और इसके अतिरिक्त औजार होते हैं, औजारों का भी अध्ययन करते हैं। देखो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। या क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुरातत्वविद किन चीज़ों का अध्ययन करता था, तो उसमें
वह पुराने अवशेष तो है ही, आभूषण है, लेकिन उनके साथ ही औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखो कि ये नष्ट क्यों नहीं होते थे, यह भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यह पक्की, ये देख लिखे, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की तथा पकी मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हुई होती थी। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। इस तरह ये सुरक्षित रहते थे, ये फ़ायदे होते थे इनके कि नष्ट नहीं होते थे। इसके अलावा ये है, देखो कॉलम में दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कॉलम में देते हैं, इसलिए सभी पढ़ने चाहिए। बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, यह प्राचीन नगर में प्राप्त है। यह क्वेश्चन भी आता है प्राचीन नगर से क्या क्या प्राप्त है। ये मटका है, ये शायद सिक्के हैं, शायद सिक्के आगे पढ़ते हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। 47 तो नहीं, लेकिन 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाय एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है। ये पूछ सकते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ प्राचीन काल में 4700 वर्ष पूर्व। चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को यह सिक्का कैसे भिन्न है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है। हम यह कैसे भिन्न है पता कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा सिक्का गोल होता है, ये चौरस है, और हमारे सिक्के में क्या छपा हुआ है, फसल छपी हुई है गेहूँ की शायद, और इसमें कुछ अलग सा ही छपा हुआ है, जानवर आखिर तक, और हमारे में सन लिखा हुआ है, और मेटल के होते हैं, ये शायद चांदी के हैं। ये कुछ भिन्न हो गया, भिन्न अंतर बता दिए, और ऐसे अपना दिमाग यूज़ करना ताकि हमारा दिमाग वर्क करे इन कार्यों में। अब हम आगे पढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। बताओ, ये औजार, सिक्के, आभूषण, हथियार, बर्तन तो छानबीन खुदाई करते ही हैं, इसके साथ जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यह जान पाते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। लेकिन जो वनस्पति होती है, वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े, बहुत वनस्पति तो नष्ट हो जाती है समय समय से, नई नहीं उगती, लेकिन अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इनका जले हुए रूप में भी अध्ययन करता है, वो जले हुए लकड़ी और अन्न के टुकड़े का। ये पूछ सकते हैं कि कौन से जले हुए का अध्ययन करते हैं, लकड़ी और अन्न के टुकड़े का। तो क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते थे, बहुधा कपड़े का अवशेष मिलते थे। इसका क्या हो सकता है, कपड़े के बारे में तो इसमें चर्चा की नहीं गई, तो कैसे बता सकते हैं, आगे पढ़ेंगे आगे तो ज़रूर। पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्वविदों से पांडुलिपि भी पता चली, अभिलेख भी पता चले, सख्त थे। पुरातत्वविद पता चल गया जो अतीत के अध्ययन करते सामानों की जानकारी के लिए इतिहास का स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत बोले तो जानकारी, जानकारियों के आधार पर स्रोत शब्द। इतिहासकार प्रायः जानकारी शब्द का प्रयोग करते हैं, जानकारी शब्द की जगह स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत मतलब जानकारी के प्राप्त होने से अतीत पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जब कुछ शायद मिलती है तो हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहासकार, पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक नहीं होता, सबका अतीत होता है। इस पुस्तक में दिया गया है क्या तुमने यह पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। हाँ, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेसन की शुरुआत में हमारा अतीत, तो यह उसी के बारे में कह रहे हैं, अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, क्योंकि सबका अतीत और समाज का अतीत।
इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषकों का जीवन राजा और रानियों से भिन्न था, और राजा रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे राजा रानियों का जीवन अलग होता, व्यापारियों का अलग, कृषि का अलग, इससे सबका जीवन अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय की भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। यह आज भी है कि उस समय लोग अलग अलग हिस्सों के अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ये समझ आया? मैं खुद ही भूल गई, फिर से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, आज के समय में भी अंडमान के अधिकांश लोग मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय के शासक अपनी जीत का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों, उनके द्वारा लिखी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उन्होंने लिखा इसलिए हम जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक अपने जीवन के बारे में कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। उनके लेखा जोखा, कार्यों का लेखा जोखा नहीं, लेकिन पुरातत्वविदों की सहायता से राजा महाराजों के विजय मतलब जीत का लेखा जोखा जो रखते थे, उनकी जानकारी मिलती है, जबकि मछुआरे, संग्राहक लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद यह उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे। यह 2000 तिथि का इसमें जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि 2000 वर्ष जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो जन्म से पहले के 2000 वर्ष में ईसा मसीह से पहले 2000 वर्षों के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे ये रहा इतिहास और तिथियाँ, इसमें अच्छे से बताया गया है। देखो, अंग्रेजी में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व पहले। इन तिथियों को AD हिंदी में कहते हैं, जिसे एनो अडामी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जब ईसा का जन्म के वर्ष उसी वर्ष से है, इसे AD हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में A। कभी AD की जगह CE, BC, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसे कट कर दो। वैसे भी बहुत पुराना समझ नहीं आता है, किसी ने समझा नहीं, जो समझ आया वो बता दिया मैंने। इसके अलावा हम कल्पना करो में यह उपयोगी शब्द भी देख सकते हैं। यात्रा का पता चल गया, एक देश से दूसरे जगह जाते हैं। पांडुलिपि जो ताड़पत्रों द्वारा लिखी जाती है। अभिलेख जो सख्त और मजबूत होते हैं। पुरातत्व अतीत का वर्णन करते, अध्ययन करते। इतिहास के बारे में पता करते। स्रोत जानकारी। अज्ञात लिपि अभी आगे आएगी। जो अज्ञात लिपि उसे कहते हैं अल के आगे लोन, इसका बारे में नहीं पता चला किसी को तो इसको भी छोड़ दो, और आपको पता चले तो हमें भी बताना। निम्नलिखित का सुमेल करो, यह करते हैं और याद करें। क्या हमने शुरुआत में पढ़ा था नर्मदा घाटी, क्या हम इसका आंसर खुद दे सकते हैं? नर्मदा घाटी का, नर्मदा घाटी में क्या था? चलो इसका याद करेंगे, याद आ जाएगा तो।
मगध, मगध का कर सकते हैं। मगध पहला बड़ा राज्य था। जो मगध सिंधु था उसकी सहायक नदियों के सोन नदी के आसपास नदियों के साथ तटवर्ती क्षेत्रों में थे, जिसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो मगध का पहला बड़ा राज्य ए ऑप्शन है, सेकंड का ए। गारो पहाड़िया में सबसे पहले क्या हुआ था? आरंभिक कृषि। गारो पहाड़िया में आरंभिक कृषि हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर क्या हुआ था? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर बसा, जो मगध नाम उसका। और गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व के नगर है ना। तो इस प्रकार सभी आंसर हो गए। पहले फर्स्ट का है नर्मदा घाटी का आखेट तथा संग्रहण। नर्मदा घाटी का। फिर चलो, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि क्या होती थी? वो सख्त नहीं होती थी। अभिलेख सख्त होते, मजबूत होते थे। इसमें राजा महाराजाओं के साथ आम व्यक्तियों के काम का लेखा जोखा भी रखा जाता था। पांडुलिपि में यह बहुत छाल के पत्तों से बनाई जाती थी, इसलिए जल्दी नष्ट हो जाती थी। लेकिन यह अभिलेख नष्ट नहीं होते थे और इसे लंबे समय तक पढ़ सकते थे, संभाल के रख सकते थे। लेकिन पांडुलिपि को नहीं रख सकते थे। और इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रशीदा का प्रश्न था कि हम 100 वर्ष पहले की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। पुरातत्वविदों द्वारा और इतिहास की चीज़ों के द्वारा हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ होगा। और फोर्थ क्वेश्चन, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? तो पुरातत्वविदों को याद है ना, वस्तुओं में तो आभूषण, पत्थर में पकी हुई मिट्टी, धातु, इस तरह की चीज़ें थी। ये ऊपर देखने से याद आ जाएगी। चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ। पुरातत्वविदों वाला निकालोगे, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा। इसमें चीज़ें तो है, ये जो पत्थर की बनी औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के। और जो वस्तुएं हैं वो ये अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, ये चीज़ें। अब देखते हैं कुछ और भी बचा क्या। हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब ये साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में क्या सोचती हो? यह हो सकता है कि राजा महाराजा अपना परिचय देते थे और वह इसलिए स्त्री पुरुष वह सोचते हो खर्चीले हो सकते हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुष अपना परिचय ना दे सकते हो, गरीब होते थे, राजा महाराजा जैसी शक्तियाँ नहीं थी, यही कारण हो सकता है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिसमें तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में विभिन्नता का पता चलता हो। राजा और किसानों के जीवन में, किसान खेती करता था, राजा युद्ध लड़ता था। राजा अमीर होता था, किसान गरीब जो सारा दिन काम में लगा हुआ होता था। और भी अन्य कारण हो सकते हैं अच्छे, लेकिन ये तुरंत याद आए। वीडियो वैसे भी बड़ी हो रही है। पहली बार किया मैंने, लेसन बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब समझ में आ गया तो मैंने वीडियो बना दी ताकि मैं आगे से शॉर्ट में देख सकूं, ताकि मुझे पूरा लेसन फिर से ना पढ़ना पड़े। जो इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा वह फिर से देख के रिमाइंड कर सकूं। शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। ही शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। ये नहीं करती मैं। और अतीत में पुस्तकें किन विषयों पर लिखी गई थी, इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे, ये भी छोड़ दो। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 पूर्व। कहाँ पे? गारो पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी में 8000 वर्ष पहले, जहाँ सबसे पहले चावल खेती हुई। अब सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व पहले, जहाँ 2500 वर्ष नगर बसा, लेकिन प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। और तारा गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध 2500 वर्ष पूर्व। अच्छा,
प्रथम नगर 4700 और लेकिन मगध 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग यह 2000 ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।